जालियांवाला बाग हत्याकांड। उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष पूर्णतः शुरू हो चुका था। भारतीय नौजवानों का रक्त अब गुलामी की जंजीरों को उखाड़ फेंकने के लिए मचल रहा था। कितने ही आज़ादी के दीवाने अपने सिर पर कफन बांधकर इस महासंग्राम में कूद पड़े थे। उन्हीं दिनों भारतीय राजनीति में एक और महानतम आत्मा का प्रवेश हुआ। वे थे महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका की प्रयोगशाला अपने अहिंसा नामक अस्त्र का पूर्ण सफल परीक्षण करने के बाद वे भारत लौट रहे थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई तेज कर दी। देश भर में आज़ादी की मांग के लिए तीव्र स्वर उठने लगे। जगह जगह पर लोगों ने सत्य और अहिंसा के नारे लगाने शुरू कर दिए। ब्रिटिश सरकार के लिए यह परेशानी की स्थिति थी। रौलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी की शुरुआत में पास कर दिया गया था। इस रिपोर्ट का प्रकाशित होना संपूर्ण देश में आक्रोश एवं असंतोष की लहर दौड़ गई। कांग्रेस ने इसे भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया तथा देशवासियों से इस काले कानून का विरोध करने की अपील की। महात्मा गांधी ने इस बिल के विरोध में सत्याग्रह करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह कानून भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन ही नहीं, मानवीय व्यवस्था के नाम पर एक कलंक है। अगर सरकार अविलंब इस कानून को वापस नहीं लेती तो मुझे सत्याग्रह के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने देश भर में 30 मार्च 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 30 मार्च के इस दिन में एक सफल हड़ताल हुई। प्रसिद्ध आर्य समाजी स्वामी राधानंद के नेतृत्व में एक बहुत बड़े जुलूस का आयोजन हुआ। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता की एक अभूतपूर्व मिसाल बना। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भाषण दिया। दास्ता की जंजीरों को काटने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ने सब कुछ भुलाकर उनका दिन, धर्म तथा ईमान सब कुछ राष्ट्र बन गया। कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों ने सरकार के इस बिल का जबरदस्त विरोध किया। इस बिल के विरोध की जगह मात्र दिल्ली ही नहीं थी, सारा देश इस कानून का विरोध कर रहा था। सन 1919 ईस्वी में ही अमृतसर के कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा था। डॉक्टर किचलू तथा सत्यपाल इस अधिवेशन को सफल बनाने की तैयारी में लगे हुए थे कि अचानक सरकार दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया। इस घटना से जनता में आक्रोश फैल गया। अमृतसर की जनता सड़कों पर उतर गई और कांग्रेसी नेताओं ने न चाहते हुए भी हिंसा शुरू कर दी। इस हिंसा का परिणाम यह हुआ कि अमृतसर के इस हिंसक आंदोलन में 5 अंग्रेज मार दिए गए तथा कई मकानों में आग लगा दी गई। अपनी गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर सत्यपाल ने गांधी जी को पंजाब आने के लिए एक पत्र लिखा था। 18 अप्रैल को जब गांधी जी पंजाब जाने के लिए रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में ही पलवल स्टेशन के पास गिरफ्तार कर बम्बई जेल भेज दिया गया। सरकार ने हालांकि गांधी जी को इसलिए गिरफ्तार किया था कि उनके पंजाब जाने से वहां के आंदोलन में और भी उग्रता आ सकती थी, परंतु सरकार की यह सोच पूरी तरह गलत थी। गांधी जी अगर पंजाब पहुंच जाते तो वहाँ हिंसक आंदोलन को शांतिप्रिय ढंग से पूरा करने की सलाह देते। गांधी जी की गिरफ्तारी का समाचार जैसे ही पंजाब पहुंचा, वहाँ की जनता की भावनाएं और उग्र हो गई। वहाँ जगह जगह पर जुलूस निकाले जाने लगे। लोगों ने काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। सड़कें प्रदर्शनकारियों से पूरी तरह भर गई थी। जुलूस निकाले जा रहे थे, हड़तालें हो रही थी। जगह जगह पर रौलट एक्ट हाय हाय के नारे लग रहे थे और जॉर्ज पंचम के पुतले फूके जा रहे थे। जनता के साथ साथ पुलिस भी अब उतनी ही उग्र हो गई थी। वह जब और जहां चाहती लाठीचार्ज कर देती थी। प्रदर्शनकारियों को खुलेआम पीट देना तथा जरा सा भी संदेह होते ही बेत लगाना आम बात हो गई थी। कई लोगों पर पुलिस ने गोलीबारी तक की। पुलिस रोज सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूसती। सारी जेलें ठसाठस भर गई थी, परंतु गिरफ्तारियां अभी भी जारी थी। जाति, धर्म आदि की संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर आकर अब देश के लिए एकजुट हो गए थे। पंजाब ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत हर समय बस देश की आज़ादी के रंग में रंगा जा रहा था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी का दिन था। यह पर्व पंजाब की खुशी और प्रगति का सबसे पावन पर्व माना जाता है। इसी दिन रौलट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। इसमें बच्चे, बूढ़े, युवा, सभी उम्र के स्त्री पुरुष शामिल थे। जालियांवाला बाग चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा हुआ था। इस चार दीवारी में आने जाने का मात्र एक ही मार्ग था, जो काफी संकरा था। इससे होकर बाहर तो क्या,
2-4 लोग भी एक साथ बाहर नहीं निकल सकते थे। यह सभा पूर्णतः शांतिपूर्ण संपन्न हो रही थी। एक स्थानीय नेता जनता को संबोधित कर रहे थे कि अचानक वहां जनरल डायर आ धमका। उसके साथ 150 आसपास सैनिक थे, जिसमें लगभग 50 गोरे, 100 भारतीय थे। डायर ने सैनिक को बाग में एक ओर खड़ा कर दिया था। बिना कोई चेतावनी दिए उन्हें उस निहत्थी और बेकसूर जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां चलते ही जनता में भगदड़ मच गई। बाहर निकलने का रास्ता काफी संकरा था कि उस आपाधापी में किसी का भी उस रास्ते से बच निकलना मुश्किल था। कई लोग तो भागते हुए उस रास्ते पर ही गोली के शिकार हो गए और वह रास्ता भी बंद हो गया। काफी देर तक गोलियां चलती रहीं और जनरल डायर मासूम और निरीह जनता के साथ खून की होली खेलता रहा। हिंसा का जो नंगा नाच वहाँ हुआ, उसने शताब्दियों में पैदा हुए कितने ही नर पिशाचों के खूनी कारनामों को पीछे छोड़ दिया। उस बाग में एक जगह कुआं था। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में ही कूद पड़े, परंतु उसमें से भी बहुत कम लोग ही जीवित रह पाए। इस गोलीकांड से सारा विश्व कराह उठा। जालियांवाला बाग की इस गोलीकांड में कुल 1600 गोलियां चली। दूसरे दिन प्रकाशित हुई सरकारी रिपोर्ट में सरकार द्वारा बताया गया कि इस गोलीकांड में 400 लोग मारे गए हैं तथा लगभग 2000 लोग घायल हुए। लेकिन ये अंग्रेजी सरकार के आंकड़े की जानकारी मात्र थी। सरकार ने सही रिपोर्ट नहीं दी थी। बाद में इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने एक आयोग गठन किया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जालियांवाला बाग गोली हत्याकांड में मरने तथा घायल होने वालों की संख्या ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत संख्या से लगभग दुगनी अधिक थी। बाद में सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। हंटर कमीशन के सामने अपने बयान में जनरल डायर ने कहा, उसने गोली चलाने से पहले जनता को तितर बितर होने का आदेश दे दिया था। उसके आदेश के बावजूद जब जनता ने उठने से इनकार कर दिया तो बेबस होकर के गोलियां चलानी पड़ी। जनरल डायर का यह बयान सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ नहीं था। सच तो यह था कि उसने जनता से ऐसी कोई अपील की ही नहीं थी। यह ब्रिटिश सरकार की सोची समझी चाल थी। सरकार ने इस तरह पंजाब में बढ़ते विद्रोह को कुचल डालने का प्रयास किया। सरकार की सोच यह थी कि इस गोलीकांड से जहां आम जनता में दहशत फैलेगी, वहीं सारे देश का ध्यान रॉलेट एक्ट के विरोध से हटकर इस गोलीकांड की ओर मुड़ जाएगा और लोग विरोध करना छोड़ देंगे। इस घटना के बाद कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप सरकार द्वारा प्रदत्त अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। बनारस में अध्ययनरत चंद्रशेखर भी इस घटनाओं से अनजान नहीं थे। भारतीयों पर हो रहे इन भयंकर अत्याचारियों को सुनकर उनके हृदय में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक ज्वाला धधकने लगी। जब वे अखबारों तथा पत्रिकाओं को पढ़ते थे तो ब्रिटिश सरकार की कहानियाँ उन्हें खून खौलाने में विवश कर देती थी। वे देशवासियों पर हो रहे अत्याचार का प्रतिशोध लेना चाहते थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।